बोलना तो जरूरी है क्या? द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल, नमस्कार। कल हमने वीडियो बनाया था, वो आप लोगों ने देखा है, सराहा है भी है। कई प्रश्न भी पूछ रहे हैं, उन प्रश्नों का हम जवाब दे रहे हैं। और प्रश्न पूछें, कितने ही पूछें, क्या दिक्कत है। आई एम रेडी टू रिप्लाई देम। आई एम रेडी टू डिवोट माई टाइम फॉर दिस पर्पज। अब सवाल ये उठता है, चलो ये बात तो यहाँ तक हो गई, और हम वीडियो बनाने से, आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम अमेरिकन मार्केट पे चर्चा कर लेते हैं। और अमेरिकन मार्केट रेड में बंद हुए हैं। रात रेड में अमेरिकन मार्केट बंद हुए हैं, और ये कहा गया है कि सेल्स फोर्स के या किसी एक कंपनी के फिगर शायद कमज़ोर आए, रिजल्ट कमज़ोर आए। क्या फर्क पड़ता है उससे? एक कंपनी इतनी बड़ी इकोनॉमी में, छोटी मीडियम लेवल की कंपनी अगर रिजल्ट खराब दे देती है, थोड़े बहुत हल्के दे देती है, क्या फर्क पड़ता है उससे? 10% माइनस में खोला उस शेयर को। लेकिन असली रीजन मैं बताता हूँ कि जो जीडीपी के डाटाज आए हैं वो 1.3% जीडीपी में ग्रोथ आई है, लेटेस्ट डाटाज। अब सवाल ये उठता है कि इसके दोनों पहलू हैं। जीडीपी, वहाँ की इकोनॉमी खराब हो रही है, डिप्रेशन आ रहा है, ये भी बात सही। 1.3% का मतलब 4% से गिर के 1.3% आ जाए तो ये तो खराब बात है। लेकिन ऑन दी अदर एंड इसका एडवांटेज भी है। जो फेडरल रिजर्व चाह रहा है ब्याज घटाने के लिए, बढ़े हुए ब्याज के कारण डिप्रेशन में आई, तो जो चाह रहा है ब्याज घटाने के लिए, भाई यहाँ की इकोनॉमी में डिप्रेशन आवे, डिमांड रिडक्शन आवे, डिमांड रिडक्शन होगा, इन्फ्लेशन रिडक्शन होगा, तो ब्याज घटाना, तो वो होने जा रहा है। दैट इज सून गोइंग टू टेक प्लेस। और मैं भी चाहता हूँ कि थोड़ा और डिप्रेशन आ जाए अगले महीने जीडीपी में, तो फेडरल रिजर्व को इमरजेंसी मीटिंग बुला करके मतलब वो करना पड़ेगा, ब्याज घटाना पड़ेगा। और ये 0.25 की बात करते हैं, हो सकता है 0.50 दो बार में घटा दे 15-15 दिन के अंतराल से। इसलिए फ्रेंड्स, जो कुछ हो रहा है बढ़िया हो रहा है। और रहा सवाल इंडियन बाज़ार का, इंडियन बाज़ार खुला है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, अभी ग्रीन में है मतलब। और कुछ शेयर कैश के बढ़े हुए हैं, मतलब जो स्मॉल कैप मिड कैप भी बढ़े हुए, हल्के फुल्के थोड़े। और सुबह जो पोजीशन थी उन शेयरों की, उससे थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ है। आईटी भी रिकवर कर गया, तो ठीक है, चलता रहेगा। कुछ पैनिक फैला रखा है, चुनाव के परिणामों के बारे में भ्रमित कर दिया। ये जो पत्रकार हैं घिसे हुए पिटे हुए, कुछ ये पत्रकार हैं, कुछ जो राजनीतिक दल जिनकी संभावित हार हो रही है, वो भी भ्रम फैला रहे हैं। आनंद तो लेंगे ही, वो पहले भी फैलाए, मतदाताओं को भ्रमित करने की कोशिश की है उन्होंने, और हो सकता है कुछ मतदाता भ्रमित हुए भी हों। तो खैर, जो भी है बाज़ार में, अब आज का लास्ट डे है, कल एग्जिट पोल आ जाएगा, और ट्यूसडे की दोपहर 12 बजे तक स्थिति बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगी। कल जो भी मत हैं, आखिरी फेज है, 7th फेज है, उसके मत जो है पेटीएम बंद हुए। चलो ये बात ये रही। अब हम आते हैं आज का वीडियो हम काय कर रहे हैं। तो आज का वीडियो भी एक दर्पण होगा। वो दर्पण में देखिए आप कि क्या है, इससे असली पोजीशन क्या है। असली पोजीशन वो यही है कि देश के नामी औद्योगिक घराने, उन्होंने क्या दिया और क्या लिया और क्या दे सकते हैं, इस मुद्दे पर है। उसमें खास तौर से हम चर्चा करेंगे वेदांता, रिलायंस और कुमार मंगलम बिरला ग्रुप। बिरला ग्रुप में यही बचा एक तरह से, उसी के बिरला का तो बहुत छोटा काम रह गया है। और एमपी गुडला जो ग्रुप था वो टेक ओवर कर लिया है, हर्ष लोढ़ा के पास हो। तो बिरला ग्रुप मीन्स कुमार मंगलम बिरला ग्रुप, दैट्स। तो अब सर चलते हैं। रिलायंस ने जो कुछ दिया सबको मालूम है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। और जो धीरूभाई अंबानी का, मुकेश अंबानी का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट था वो इतना शानदार रहा, वो फंड रेजिंग भी बहुत शानदार रही है। आप देखिए, जब रिलायंस डोमेस्टिक लेवल पर ही था तो इन्होंने कन्वर्टिबल डिबेंचर्स की सीरीज जारी करी, 5 सीरीज जारी करी।
जिनसे इन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया, और इतना अमाउंट रेज किया इन्होंने कि जितना प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी था, वो प्रोजेक्ट भी फाइनेंस हो जाए, इक्विटी भी कोई बहुत ज़्यादा ना बढ़े, उस हिसाब से कैलकुलेट करते हुए बढ़ाया, और शेयर होल्डर्स को रिवार्ड देते चले गए। शेयर होल्डर्स उसके भक्त रहे, जब भी पैसा चाहिए था लाइन लगा के तैयार खड़े रहे। और जब ग्लोबल बाजारों में उतरा रिलायंस, धीरू भाई अंबानी चले गए थे, डेथ हो गई थी उनकी, फिर मुकेश भाई ने संभाला, तो विदेशों से पैसा लाया। गूगल जैसी कंपनियों ने लाइन लगा के पैसा दिया है, लाखों लाखों करोड़ रुपया इन्होंने उठाया है, कोरोना काल के दौरान उठाया है इन्होंने पैसा, जिससे इन्होंने अपने टेलीकॉम प्रोजेक्ट की फंडिंग की, रिलायंस रिटेल की फंडिंग की, और अभी भी उठाते रहते हैं। और उससे पहले भी फॉरेन से इन्होंने 3.5-4% ब्याज के ऊपर कोई 2 लाख करोड़ रुपया उठाया, सबका रिपेमेंट कर दिया है। 10 लाख करोड़ रुपया इनके जनरल रिजर्व में पड़ा हुआ है। भारत में एकमात्र कंपनी है जिसके जनरल रिजर्व में 10 लाख करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। रियली सरप्राइजिंग। खैर, बहुत दिया, कभी धोखा नहीं दिया, कभी ज़्यादा वादे नहीं किए, कभी झूठ नहीं बोली शेयर होल्डर्स के सामने, आराम से पीसफुली अपना काम करते चले गए। और उसी का परिणाम है कि आप देखिए जो शादी हो रही है अनंत अंबानी की, वो मेरा ख्याल दुनिया के इतिहास में जो शादियां हुई है अभी तक धनी लोगों के अंदर, उसमें से कुछ शादियों में से ये भी एक शादी होगी। मतलब बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश का भी एक उद्योगपति इस तरह से जलसा मना रहा है शादी का, बहुत ठीक है। और मेरा उनसे ये भी निवेदन है कि शादी के अवसर पर आप अपने शेयर होल्डर्स को तो कोई गिफ्ट दीजिए, थोड़ी बहुत है, कोई छोटा मोटा बोनस, कोई डिविडेंड, स्पेशल डिविडेंड कुछ तो दो बच्चों के लिए। शेयर होल्डर्स भी आपके मतलब एक तरह से मेंबर है, आपके एसोसिएट है, स्टेक होल्डर्स हैं, तो ये तो बात हंसी मजाक की है नहीं थी। अब दूसरी बात ये उठती है कि KM बिरला, कुमार मंगलम बिरला, इनके फादर का नाम था आदित्य विक्रम बिरला, और उनके फादर का नाम था BK बिरला, बालकृष्ण बिरला, और उनके फादर का नाम था GD बिरला, घनश्याम दास बिरला। खैर, मतलब 55-52 साल की एज में आदित्य विक्रम बिरला की डेथ हो गई। वे बहुत ही काबिल आदमी थे, बहुत हार्ड वर्किंग थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत सोबर थे। बट नेचुरल है, कुमार मंगलम की आयु उस समय मैं समझता हूँ 25 साल से ज़्यादा नहीं थी। तो बिरला परिवार में, उनके परिवार में एकमात्र बेटे थे ये उनके, इन्होंने उसको संभाला जैसे तैसे भी था, संभाला, संभालते संभालते कभी फेल्योर नहीं आया। स्लैकनेस तो आई, सुस्ती भी आई, लेकिन ये कभी पीछे नहीं हटी। आप देखिए, इन्होंने रिलायंस ने ये लार्सन एंड ट्यूब्रो के जो सीमेंट प्लांट थे वो सीमेंट प्लांट खरीदे, और जो भी सीमेंट प्लांट बिकते थे, JP एसोसिएट के बिके और भी कई कंपनियों के बिके थे, वो सब इन्होंने खरीदे। और करते करते 15 करोड़ टन सीमेंट की कैपेसिटी कर दी। वाइट सीमेंट भी खूब बनाते प्रचुर मात्रा में, और पुट्टी बनाते। नाम, उस पुट्टी का नाम ही बिरला पुट्टी हो गया। आप जेके की लोगे तो बिरला पुट्टी है। और एल्यूमिनियम की दुनिया में भी नाम स्थापित किया। नवालिस को एक्वायर किया सन 2005 में। नवालिस एक लॉस मेकिंग कंपनी बन गई थी। कारण क्या था, उसके जो रेट कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने सप्लाई के लिए कर रखे थे ना, तो वो एल्यूमिनियम तो तेज हो गया और रेट तो बढ़ नहीं सकती। रेट कॉन्ट्रैक्ट लंबे टाइम का रेट कॉन्ट्रैक्ट था, इसके कारण वो कंपनी घाटे में आ गई थी। वो इन्होंने खरीद ली, और वो रेट कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद में इन्होंने जो सेलिंग का जो सिस्टम था उसको चेंज कर दिया। इन्होंने क्वार्टरली और मंथली रेट कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। वह एनुअल भी हम नहीं करेंगे, प्राइस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस में उस कंपनी का भी रिवाइवल हो गया, और वो हिंडाल्को की सब्सिडरी है। हिंडाल्को में भी कई प्रोजेक्ट लगाए, कैपेसिटी एक्सपेंशन किया। कोल ब्लॉक्स इनके कैंसिल हो गए थे पहले के सुप्रीम कोर्ट से कोयला घोटाले के चक्कर में। अब बाद में इन्होंने खरीद लिए और उन कोल ब्लॉक्स में प्रोडक्शन शुरू हो गई। अभी भी इनके एक्सपेंशन प्लान है, चलते रहते हैं। कंपनी करीब 12 टन सोना पर ईयर बढ़ाती है, चांदी भी बनाती है। जो भी ये कॉपर प्रोजेक्ट है ना, इनमें सोना भी बनता है, चांदी और एल्यूमिनियम में इनमें चांदी बनती है। मतलब चांदी शायद इसमें नहीं बनती, सोना ही बनता है।
और तीसरी इनकी कंपनी है ग्रासिम, जो कि इन सारी कंपनियों की होल्डिंग कंपनी, और सेंचुरी भी अब इनके पास ही आ गई, चूँकि बिक्की बिरला तो रहे नहीं, मतलब है नहीं, बूढ़े हो चुके हैं। तो बिरलाज ने भी, जिनको बहुत स्लो मूविंग मैनेजमेंट माना जाता है अब इंडिया में, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर होल्डर्स को शानदार रिवार्ड दिए हैं, कभी पीछे नहीं हटे, कभी धोखा दिए और देते रहेंगे भविष्य में। अंबानी भी देते रहेंगे, मुकेश भाई भी देते रहेंगे, खूब ऐसी बात नहीं, देते रहेंगे। उनका एक शेड्यूल तय हो गया कि भाई 5-4 साल में 3 गुना 4 गुना पैसे को कर दो खत्म, एक आध बोनस दे दो, कोई राइट दे दो, कुछ शेयर की रेट बढ़ा दो, हो जाता है। वो प्रोजेक्ट भी उसी हिसाब से लगाते रहते हैं, प्रोजेक्ट पूरे रहते हैं, उनका प्रॉफिट जुड़ता रहता है, दैट्स ऑल। अब सवाल ये उठता है कि एक महान ग्रुप इस देश में हो रहा है, जिस ग्रुप के प्रति देश के लोगों को, देश के शेयर होल्डर्स को, एनआरआईज को, एफआईज को, डीआईज को, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को भी बहुत ज़्यादा आशाएं थी, और LIC ऑफ इंडिया के पास भी बहुत बड़ी होल्डिंग थी उसकी। लेकिन हुआ क्या कि वेदांता ग्रुप ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के टाइम पर बाल्को भारत एल्यूमिनियम कंपनी खरीदी, और ये हिंदुस्तान जिंक खरीदा। इंडियन एल्यूमिनियम तो इसने ले ली थी, हिंडाल्को ने ले ली थी। ये 2 बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदी, और ये बात सही है कि उन कंपनियों में कैपेसिटी एक्सपांशन किया, उनका रिवाइवल किया, वो लॉस मेकिंग कंपनी थी। इससे इस ग्रुप की रेपुटेशन बनी, और उसमें पैसा भी खूब दिया। हिंदुस्तान जिंक में खूब जम के पैसा मिला, 10 रुपये चलता था उसका शेयर, 10 पेड अप शेयर था, जो आज 2 पेड अप शेयर 500 रुपये। तो पैसा तो मिला, और वेदांता उसकी होल्डिंग कंपनी है हिंदुस्तान जिंक की। तो वेदांता की अगर हम बात करें तो ये स्टरलाइट इंडस्ट्रीज के नाम से थी, जिसका कॉपर स्मेल्टर था पहले। फिर इन्होंने इसमें बाल्को मर्ज किया, सीसा गोवा इन्हीं की थी, सीसा गोवा का मर्जर हुआ, और ये सब मर्जर होने के बाद में इन बिटवीन उन्होंने केन एनर्जी को खरीद लिया था, जो ब्रिटिश PLC की है, और बहुत शानदार, मतलब उसमें प्रॉफिट आए, बहुत बढ़िया टर्नओवर आया, सेल आई, और उसने भारत के जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन था, गैस प्रोडक्शन था, उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। मतलब 20% of the country's oil production was added by Vedanta from the केन एनर्जी प्लेटफॉर्म। बाड़मेर के मंगला फील्ड्स में इनका प्लांट है, इनके वो जो ऑयल फील्ड है, जिसमें करीब 100 वेल्स इन्होंने खोदे थे, मतलब 100 वेल्स माने रखते हैं, और अभी 74 वेल और खोदे हैं सन 21 में, उसमें से कुछ वेल अबंडन हो गई मतलब। और मैंने भी बहुत क्वांटिटी में खरीदे, केन के शेयर खरीदे, वेदांता के खरीदे, स्टरलाइट के खरीदे, सीसा गोवा के खरीदे। तो हुआ ये कि केन का प्रॉफिट बढ़ता गया, शेयर गिरता गया। 65 रुपये की EPS पर केन के शेयर का कीमत 300 रुपये था। अब आप बताइए क्या मतलब, 5 का पी रेशियो रह गए। ऑयल एक्सप्लोरेशन की कंपनी, जो कि थर्स्ट एरिया है, जिसका बायर कस्टमर खड़ा हुआ रहता है, ऊपर के ऊपर माल ले लेते हैं, उसका पी रेशियो 5 था। एक दिन खबर आई केन एनर्जी का मर्जर भी वेदांता में कर रहे हैं। चलो भाई करो, ठीक, अब करो सो करो, और एक के बदले एक देंगे। आप देखिए 65 रुपये की EPS थी केन एनर्जी, और वेदांता की को 15-20 रुपये थी। तो 65 रुपये की EPS के शेयर के बदले आप 15-20 रुपये की EPS वाला एक शेयर दोगे क्या उसको? खैर उस पर काफ़ी झगड़े हुए, इंस्टीट्यूशंस ने काफ़ी प्रेशर डाले, लेकिन अनिल अग्रवाल साहब के कान पर चुभे नहीं गई, कोई परवाह नहीं। उस पर TV पर जो सवाल करते थे उनसे एंकर्स, वो कहते थे हमारे पास दुनिया के एक से एक बड़े एक्सपर्ट हैं, एक से एक बड़े वैल्यूअर हैं, वो जो कहेंगे जो हम दे देंगे मतलब। लेकिन वो ये भूल जाते थे दूसरे लोग भी, आप चाहे पैसे वाले हो, कितने बड़े आदमी हो, और लोग भी दिमाग तो रखते हैं, वो वैल्यूअर तो आपके इशारों पर काम करेंगे। और एक दिन ये खबर आई
जून 2020 में अचानक बोर्ड मीटिंग बुला करके, जबकि जब उसका भाव 75-80 रुपये रह गया था, फिर 87 आ गया था, शायद 80 रुपये ही था उस दिन, शाम को 6:30 बजे एक दिन खबर आई कि केर ने ये वेदांता एंटरप्राइजेज, वेदांता इंडस्ट्रीज को डीलिस्ट करवा रहे हैं अग्रवाल। बोर्ड हैज डिसाइडेड 87.5 रुपये में खरीदेंगे। सरप्राइजिंग थी। दूसरे दिन टीवी वगैरह पे भी बहुत आलोचना आई, इंस्टीट्यूशंस भी बहुत नाराज थे, लेकिन इन पर कोई जू नहीं रही। ये तो कटिबद्ध थे। शेयर का भाव 120 हो गया तो भी मैं 87.5 में डीलिस्ट करवाऊंगा दूंगा। खैर, लेकिन नियमों में ये प्रावधान था कि 90% रिटेल शेयर होल्डर्स जब तक अपनी सहमति डीलिस्टिंग के लिए नहीं देंगे या अपने शेयर ऑफर नहीं करेंगे, तब तक डीलिस्टिंग अप्रूव नहीं हो सकता। तो साहब वो डीलिस्टिंग का अप्रूव खुला हो, मतलब ऑफर खुली डीलिस्टिंग की। शेयर दिए, LIC ने बचाया उसमें खास तौर से, तो LIC ने बचाया। LIC ने कुछ हिस्सा तो ऑफर कर दिया इनको और कुछ हिस्सा रोक लिया, यानी 90% नहीं हो पाया, 60-65% हो पाया था वो जो ऑफर था। तो नतीजा ये रहा कि वो डीलिस्टिंग नहीं हो पाया। शेयर उस समय 125-30 रुपये, 35-40 रुपये आ गया था शेयर। खैर, जो भी हुआ सो हुआ, साहब क्या है। तो अनिल अग्रवाल का पहले तो स्टेटमेंट आ गया था कि ये डीलिस्टिंग हो गया अप्रूव है, समझ लो हमने सफिशिएंट जो सपोर्ट था वो प्राप्त कर लिया है शेयर होल्डर्स का। लेकिन उसके आधे घंटे बाद आई कि द डीलिस्टिंग प्रोसेस हैज फेल्ड। खैर, वो शेयर वे लौटा दिए, ठीक है, बात हो गई। फिर शेयर पर लोगों ने भरोसा नहीं किया। इनका एक दिन स्टेटमेंट आया करीब 6 महीने बाद में कि वेदांता का इरादा डीलिस्ट करवाने का बिल्कुल भी नहीं। लेकिन भरोसा किसको हो, इमेज किसकी बने। लोग तो जले भुने बैठे थे, लोगों का तो हालत ख़राब कर दी थी। तो ठीक है, इन्होंने पहले तो शेयर होल्डर्स की हालत ख़राब करी और अब इनकी हालत ख़राब हुई। फिर तो इन्होंने बड़े भारी भारी डिविडेंड देना शुरू किया। लोग बहुत खुश थे कि डिविडेंड, वो भ्रष्टा डिविडेंड मिल रहा है। लेकिन वो डिविडेंड क्यों था कि वेदांता PLC लंदन, जो इनकी प्रमोटिंग कंपनी है वेदांता की, उस कंपनी पे करीब 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए का डेट हो गया। और उस डेट का परिणाम ये रहा कि कंपनी डिफॉल्टर होने की नौबत में आ गई। तो कुछ किस्तें इन्होंने वो डिविडेंड दे के चुकाई। अब वो तो डिविडेंड तो सबको समान ही देना पड़ता। इनको चूंकि पैसे की जरूरत थी, हाई डिविडेंड दिए, इस कारण से छोटे शेयर होल्डर्स को भी मिल गया वो डिविडेंड, इंस्टीट्यूशंस को मिला। तो देते देते कंपनी हो गई खोखला और हालत ये हो गई कि अब करो तो क्या करो, डिफॉल्ट हो सकता है कंपनी। तो अब आकर के शेयर के दाम भी नहीं बढ़े। एल्युमिनियम के, कॉपर की और कंपनियों के रेट बढ़ रहे थे, लेकिन वेदांता का रेट नहीं बढ़ता था। 300 रुपये पे आके जबल अटक गया। इन्होंने फिर अभी थोड़े दिन पहले ये डिसीजन लिया कि साहब हम एक मीटिंग करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई, उसमें हम 6 टुकड़े कर देंगे कंपनी। भाई 6 टुकड़ों से कर्जा कैसे कम होगा, लोन कैसे होगा, पैसा कहाँ से आएगा। खैर, नतीजा ये रहा कि वो मीटिंग हुई, उन्होंने कह दिया भाई 6 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, स्वैप रेशियो क्या होगा, डीमर्जर रेशियो क्या होगा, कुछ घोषणा आज तक नहीं। अनदर थिंग, इन्होंने उस वक्त की जब केन एनर्जी अलग थी, 8,000 करोड़ रुपए केन एनर्जी के वेदांता में ले लिए उधार, 3 रुपये 3% एनुअल इंटरेस्ट पर। उसी समय लोगों को डाउट हो गया था कि गवर्निंग इशू खड़े हुए इस कंपनी के अंदर, ये तो गड़बड़ हो गया काम इस कंपनी का। खैर, अब नतीजा ये है कि बड़ी मुश्किल से इन्होंने कहीं हाथ पैर जोड़ के कुछ करकरा करके 490 रुपये तक उस शेयर को ले गए। 85 रुपया, 8,500 करोड़ रुपया इनको कलेक्ट करना है, बाजार से उठाना है। अब राइट इशू की फॉर्म में लेंगे, QI भी लाएंगे, क्या करेंगे, गॉड नो डिटेल्स ऑफ इट डिस्क्लोज टिल डेट। उससे भी कुछ नहीं होगा इनका। और
शेयर 496 जाकर के 444 रुपये आ गया, आज 44 आ गए। और रिजल्ट की पोजीशन ये है, इनके परिणाम जो आए हैं आप देखिए, कंपेयर कीजिए सेम इंडस्ट्री को कंपेयर कर रहा हूँ मैं। वेदांता की सेल आई है FY 24 की 1,43,727, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है 35,198 और नेट प्रॉफिट आया है 7539 रुपये। प्रॉफिट मार्जिन 34% और EPS आई है 11 रुपये। इनका पी रेशो है 11 का पी रेशो नहीं, इसका पी रेशो 45.2। पी रेशो वेदांता इज 45.2%, बहुत ज़्यादा है, मेटल इंडस्ट्री में किसी का भी नहीं। और कोई ग्रोथ नहीं आई, प्रॉफिट गिरता चला गया है। इनका EPS बताता हूँ। सन 2022 में EPS थी 50.58 रुपये, सन 2023 में 28.45 रुपये और सन 2024 में 11.40 रुपये आई। जबकि एल्युमिनियम की प्राइसेज आसमान छू गई, कॉपर की प्राइसेज आसमान छू गई, और ऑन दी कॉन्ट्ररी क्रूड ऑयल की रेटें भी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। विंडफॉल लगा, टैक्स लगाने के बावजूद भी बहुत अच्छा प्रॉफिट है। तो ये क्या हुआ? और ये तो जब इनको पैसा लेना है बाजार से, इनको प्राणवायु चाहिए। अगर इनको पैसा नहीं मिला, ये ग्रुप समाप्त हो जाएगा, मतलब डिफॉल्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बैंक लोग ताले लगा देंगे इनकी फैक्ट्री को। अब हिंडाल्को से कंपेयर करते हैं सेम इंडस्ट्री में। हिंडाल्को की EPS है 45.19 इस साल, और उसकी सेल है 2,15,962 रुपये। ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23,872 करोड़। तो आप देख लीजिए। और उसका पी रेशो क्या है? पी रेशो इज 15.4, 15.4 का पी रेशो है। उस पी रेशो के हिंडाल्को के मुकाबले वेदांता का पी रेशो 3 गुना है, जबकि हिंडाल्को वेदांता के मुकाबले उसका EPS 3 गुना से ज़्यादा है। तो ये 6 गुना का फर्क होगा, ये कैसे पार पड़ेगा बताइए। एंड सेवरल एंकर फ्रेंड्स, सेवरल एनालिस्ट आर सेइंग कि बाय वेदांता। अब ये कब चूना लगा के भाग जाए, किसको पता है, क्या बताओ। और मैं आपसे एक और बात बताता हूँ, तो अनिल अग्रवाल ने शेयर होल्डर्स के साथ जो अन्याय किया, जो धोखाधड़ी की, उसके परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे। आज उनको बाजार से 1 रुपया भी देने को कोई तैयार नहीं। इमेज खराब कर ली, सबसे बड़ी चीज इमेज थी, जबकि ये बाजार से लाखों करोड़ रुपया उठा सकते थे। पैसा लाइन लगा के लोग खड़े थे, आते रहे, लेकिन इनकी नियत में खोट था। शेयर को डिलिस्ट करवा करके साल भर बाद में वापस IPO लाते बहुत महंगे भावों पर। इन्होंने बड़ा उल्टा रास्ता चुना। बाजार में अप्रिसिएशन होता, शेयर मार्केट में इज्जत बढ़ती, इनका भी काम स्मूथली चलता, और ये भी आगे बढ़ते और प्रोजेक्ट लगाते। तो परिणाम ये है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। जाकी रही भावना जैसी, जिन मुहूर्त देखे तिन माही, तुलसीदास जी ने लिखा है। तो जिसकी भावना जैसी थी वैसी है, लेकिन ये औरों को और ले मरे, मतलब चक्कर है। करोड़ों के नीचे दे दिया इन्होंने लोगों को, लेकिन अब इनकी बाजी करोड़ों के नीचे आएंगे, अरबों के नीचे आएंगे, लाखों करोड़ के नीचे आएंगे। कोई भी लिस्टेड सिक्योरिटी में कोई भी एंटरप्रेन्योर अपने शेयर को खराब नहीं होने देता है, लेकिन ये ऐसे आदमी थे जिन्होंने जानबूझ करके खराब किया विद ए बैड इंटेंशन। क्या हो ये बताइए। शेयर बाजार में कोई आता है इसीलिए मुझे फर्दर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मैं रेज करता रहूँगा उससे। दैट इज ए फंडिंग सोर्स। शेयर बाजार से फ्री में पैसा मिलता है, देयर इज नो इंटरेस्ट लायबिलिटी। लेकिन परिणाम क्या रहे, ये सवालिया परिणाम है। आज गले में आ रही है, जान निकल रही है, मुश्किल हो रही है। मतलब अच्छा, डिविडेंड भी कब तक देंगे, कंपनी खोखली हो चुकी है। और बदमाशी क्या की इन्होंने, जब डीलिस्टिंग का प्रपोजल लाए, कंपनी का प्रॉफिट घटाने के लिए इन्होंने क्या किया कि इम्पेयरमेंट लॉस बताया EPS को घटाने के लिए, ताकि शेयर की वैल्यू को कम आंका जाए।
हजारों करोड़ का एम्पियर लॉस बताया इन्होंने, बताया जानबूझ कर। व्हाट इज दिस? तो ये डिसऑनेस्टी जो है ये आदमी एक दिन कर लेगा, रहीमन आंडी काट की चढ़े न दूजी बार, तो ये काट की आंडी दूजी बार चढ़ने को तैयार नहीं। मतलब दोस्तों, इसलिए बड़े सावधानी की आवश्यकता है। मैंने दोनों की ये बैलेंस शीट बता दी है, रिजल्ट बता दिए, पी रेशो बता दिया, दोनों में फर्क बता दिया। बड़े जमे हुए घराने कभी ऐसा नहीं करते हैं शेयर होल्डर्स के साथ। शेयर होल्डर्स उनकी जान है, उनके फैमिली मेंबर है एक तरह से, है? ऐसा थोड़ी होता है। तो ये पोजीशन है। अब इन चीज़ों का जो असर है वो एकाएक नहीं होता है, ये चीज़ें धीरे धीरे असर करती है, बाद में पता पड़ता है इनका। जब बाजार के हालात बदलते हैं, जब सेक्टर के हालात बदलते हैं, जब सच्चाई सामने आती है। मतलब अभी तो ठीक है, धूल मिलट चल रहा है, तेजी के अंदर गधे घोड़े कुत्ते सब एक साथ दौड़ रहे हैं, मतलब सब दौड़ रहे हैं एक साथ, चलो कैसे भी दौड़ो सब। लेकिन कब बाजार की हवा निकल जाए ये बताओ, कब सेक्टर की हवा निकल जाए किसको पता है? एल्यूमिनियम कॉपर के रेट कब गिर जाए बताइए आप। इसलिए दोस्तों, इसलिए सावधान रहिए। मेरा मतलब ये था बताने का। मैंने खरीदे थे, अभी भी खरीदे थे वेदांता के शेयर, 396 में खरीद के 366 में निपटा दिए मैंने। चलो मिलता है जो ले लो, कोई बात नहीं। मैंने कहा क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। मैंने खरीदे बहुत मामूली से दाम मात्र के दबाओ, गाड़ी का पेट्रोल डल जाए तो कोई खास बात नहीं। बाकी मैं एक बात बताऊँ, जो डाउटफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं उन पर आप बहुत सावधान रहिए। उनसे चूहे बिल्ली का खेल खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि चूहा चूका, बिल्ली ने लपका उसको। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज आज इतना ही रहने देते हैं। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मतलब इसको सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं।